देखो तो अब हम पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। ठीक है, राउल्ट का नियम हमने आपको जो चार्ट बनाया था उसमें आपको समझाया था कि राउल्ट का नियम तब लगता है जब विलयन में आपका विलय भी द्रव हो और विलायक भी द्रव हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे विलयन कैसा विलयन, द्रव और द्रव के लिए, मतलब विलय भी आपका द्रव हो और विलायक भी द्रव हो, तब हम राउल्ट का नियम लगाएंगे। ठीक है, और राउल्ट का नियम क्या होता है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये आपको इसमें समझना। देखो हमने यहाँ पे दो पात्र लिए हैं, एक पहला पात्र है, इसका नाम है फर्स्ट, ये सेकेंड। इसमें क्या है, एक द्रव पहला भरा हुआ है, तो ये शुद्ध द्रव फर्स्ट, ये शुद्ध द्रव फर्स्ट है और ये शुद्ध द्रव सेकेंड है, बात समझना। अब देखो यहाँ पे हमने कुछ लिया है, क्या लिया, ये शुद्ध द्रव फर्स्ट का वाष्प दाब लिया है। क्या लिया है, शुद्ध द्रव का, शुद्ध द्रव पहले का, जो पहला द्रव है इसका वाष्प दाब है P1 नॉट, और शुद्ध द्रव जो दूसरा है इसका वाष्प दाब है P2 नॉट। ठीक है, अब होगा क्या, देखो ये अलग अलग वाष्प दाब है इनका, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब वाष्प दाब क्या होता है, ठीक है, तो जब वाष्प दाब आप ये से समझ सकते हो कि जब आप इसको, इस पात्र को, कंटेनर को आप गर्म करोगे तो होता क्या है कि इससे ये जो द्रव है, द्रव क्या होता है हमें मालूम है, वाष्प के रूप में उड़ने लगता है। इस कंटेनर को हमने ढक्कन से बंद कर दिया है, तो प्रति सेकेंड जैसे ही कंटेनर पे दाब जो लगेगा, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, जब इसे गर्म करोगे तो ऊपर की ओर दाब लगाएगा कि नहीं, तो उसी को ही हम वाष्प दाब कहेंगे। बात नहीं समझ पाए, अरे जब, हाँ, प्रेशर कुकर में या मान लो आप जब सब्जी वब्जी कुछ बनता है, दाल वगैरह बनती है, तो ढक्कन के ऊपर दाब नहीं लगता है, पानी गर्म करो तो दाब नहीं लगता है ऊपर, तो वही है, इसका हम वाष्प दाब मान लेते हैं। तो हमने बता दिया कि जो पहला द्रव है इसका वाष्प दाब है P1 नॉट और दूसरा दाब जो वाष्प दाब है इसका दूसरे वाले का P2 नॉट। अब हमने किया क्या, इन दोनों पात्रों का जो द्रव है इनको आपस में मिला दिया, ये विलय विलायक इनको आपस में जब मिला दिया तो यहाँ पे विलयन बन जाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब जब विलयन बन जाएगा तो अब देखो, अब यहाँ पे तो शुद्ध द्रव P1 का वाष्प दाब था, ये पहला द्रव का वाष्प दाब था, ये दूसरे का वाष्प दाब था, अब दोनों मिल गए हैं, तब अब देखो इसमें सिचुएशन क्या होगा। अब द्रव फर्स्ट का वाष्प दाब वो मान लिया हमने P1, कितना है P1। अब द्रव सेकेंड का वाष्प दाब वो हमने मान लिया है बराबर P2। देखो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अंतर हमने लिया बच्चों, यहाँ पे देखो क्या कि यहाँ पे शुद्ध द्रव था तब वाष्प दाब अलग होता है। ऐसा समझ सकते हो आप कि जैसे आप जब मान लो पानी गर्म कर रहे हो और वो पानी उबल रहा है तो वाष्प दाब कुछ लगाएगा, और उसी पानी को खोल करके उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दोगे तो वाष्प दाब उसका कुछ कम हो जाएगा कि नहीं, कम हो जाएगा बिल्कुल। तो चूंकि यहाँ पे विलयन बन गया है तो अब वाष्प दाब इनका थोड़ा थोड़ा अलग हो जाएगा, वही नहीं रहेगा। ये शुद्ध थे जब जो, तब इनका वाष्प दाब अलग अलग था, अब इनका वाष्प दाब ये P1 और P2 हो गया। ठीक है, बात समझ पाए कि नहीं। अच्छा एक चीज़ समझिए आप, अब एक चीज़ समझिए, ये जो विलयन है बच्चों, तो इसमें वाष्प दाब जो है इसका पहले वाले द्रव का वाष्प दाब हमने P1 लिया है, दूसरे वाले द्रव का वाष्प दाब हमने P2 लिया है। अगर हम बात करें कि P1 वाष्प दाब ज़्यादा होगा कि P2 ज़्यादा होगा, तो आप कैसे बताओगे, ये कैसे निर्धारित करोगे कि P1 वाष्प दाब ज़्यादा होगा कि P2 ज़्यादा होगा। तो किस बात पे आप ये व्याख्या कर पाओगे कि P1 का वाष्प दाब ज़्यादा होगा कि P2 का। तो अगर हम कहें वाष्प दाब जो है किस पे निर्भर करेगा, तो इनकी मात्राओं पे। जो आपने दो घोले हैं, द्रव फर्स्ट द्रव सेकेंड, तो किसकी मात्रा ज़्यादा है, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वही वाष्प दाब ज़्यादा लगाएगा। ठीक है, अच्छा मात्रा का मतलब क्या होता है, मात्रा का मतलब हमने एक टर्म आपको बताया था, मोल अंश। क्या बताया था, मोल अंश। मोल अंश से आप सभी परिचित हो, मोल अंश से आप सभी परिचित हो। क्या होता था मोल अंश, टोटल विलयन उसको नीचे रखते थे और विलय का निकालते थे तो विलय का ऊपर बाहर रखते थे। हम बात समझ पा रहे हो कि नहीं। यानी टोटल में कितना है, मान लेते हैं ये विलयन जो है आपका, मान लेते हैं 10 किलो है, अगर ये विलयन कितना है 10 किलो, कितना है 10 किलो, तो 10 किलो में से आपका द्रव फर्स्ट कितना है, तो मान लेते हैं द्रव फर्स्ट है 4 किलो। ठीक, तो 10 में से 4 है और इसका मतलब दूसरा वाला कैसा होगा 6 किलो, 10 में से 6 किलो। तो कौन ज़्यादा हुआ, सेकेंड वाला ज़्यादा हुआ कि नहीं, ज़्यादा हुआ। तो मोल प्रभाज किसका ज़्यादा होगा, सेकेंड वाले का, और सेकेंड वाले का मोल प्रभाज ज़्यादा, तो इसका मतलब सेकेंड वाले का वाष्प दाब भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा तो लिख लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं, और द्रव फर्स्ट का मोल अंश बराबर x1, कितना हो गया x1, और द्रव सेकेंड का मोल अंश बराबर x2। ठीक है, द्रव सेकेंड का मोल अंश हमने मान लिया है x2। क्लियर इतना।
अब अच्छा इतना समझना, अगर हम ये कहें जो ये हमने विलयन बनाया है, इस विलयन में अगर हम कहें इस विलयन में जो किसी पहला द्रव है या सेकंड द्रव है, दूसरा द्रव है, कितना उसका वाष्प दाब है, तो किस पे निर्भर करेगा? तो श्योर सी बात है उसके मोल अंश पे निर्भर करेगा। जितना ज़्यादा मोल अंश उसका होगा उतना ज़्यादा वो दाब लगाएगा, वाष्प दाब लगाएगा। क्लियर? तो देखो यहाँ पे क्या हमने बताया कि जो यहाँ पे वाष्प दाब होगा वो सीधे सीधे उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसा नहीं कर सकते, देखो कि P1 प्रोपोर्शनल x1 कर सकते हैं कि नहीं बात समझ पाए। देखो P1 क्या है, P1 क्या है, इस विलयन में वाष्प दाब है पहले द्रव का, और x1 क्या है, तो मोल अंश है। यानी अगर पहले द्रव का मोल अंश ज़्यादा होगा तो उसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा। तो इसी बात को मैथ के रूप में हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, P1 प्रोपोर्शनल x1, यानी वाष्प दाब ज़्यादा तो सॉरी मोल अंश ज़्यादा तो वाष्प दाब ज़्यादा, मोल अंश ज़्यादा तो वाष्प। अब हमने आपको बताया था बच्चों कि जैसे ही ये प्रोपोर्शनल हटता है एक नियतांक आता है, तो यहाँ निकालोगे तो P1 प्रोपोर्शनल यहाँ से हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, यानी बराबर लगाओ। और नियतांक जो आएगा यहाँ पे बच्चों वो कौन सा आएगा, तो ये आएगा P1 नॉट x1। कौन सा नियतांक आएगा? P1 नॉट x1। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, आप पहले देखते रहो। फिर देखो अब यहाँ पे देखोगे हमने क्या बताया, ये P2 क्या है, द्रव 2 का वाष्प दाब है, और यहाँ x2 क्या है, तो द्रव 2 के मोल अंश हैं। तो द्रव 2 के मोल अंश जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा उसका वाष्प दाब होगा। तो इसमें भी अगर संबंध निकालेंगे तो P2 प्रोपोर्शनल x2 के होगा कि नहीं। और यहाँ P2 बराबर अगर निकालोगे तो ये आ जाएगा P2 नॉट x2। क्लियर? बात समझ पाए कि नहीं? अच्छा, तो ये आप नियम इतना समझ पाए कि नहीं। देखो इधर ये क्या है, ये है क्या, ये पहला वाला जो विलयन था, ये विलयन जो था उसमें जो पहला वाला द्रव था, ठीक है, उसका वाष्प दाब है, और ये दूसरा वाला जो विलयन था उसका वाष्प दाब है। क्लियर? इतना क्लियर? अच्छा, अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को अगर मिला दें, यहाँ पे हम लगाएंगे डाल्टन का आंशिक दाबों का नियम। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या था कि दोनों विलयनों को या दोनों विलयनों के वाष्प दाबों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, नोट कर लो पहले से। यहाँ पे देखो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। तो देखो डाल्टन के आंशिक दाब में नियम क्या करना है, तुम्हें जो ये अलग अलग वाष्प दाब दिख रहा है इनको जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ लिखना है P, यहाँ पे लिखना है टोटल मतलब कुल, बराबर P1 प्लस P2। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? डाल्टन का आंशिक दाब के नियम में दोनों दाबों को जोड़ना है, वाष्प दाबों को। तो करोगे तो P और T लिख देते हैं केवल, बराबर P1 कितना आया आपका, तो P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो नियम आ गया है ये पूरा, इसी को ही हम राउल्ट का नियम कहते हैं। और देख लेते हैं क्या लिखेंगे इसके बारे में, बस देख लेते हैं राउल्ट का नियम क्या लिखा हुआ है। किसी विलयन, कौन से विलयन में, जिसमें द्रव प्लस द्रव हो, विलय भी द्रव हो और विलायक भी द्रव हो, में उपस्थित द्रवों का वाष्प दाब उन द्रव के मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी मोल अंश जितना ज़्यादा होगा वाष्प दाब उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। क्लियर? तो इसी नियम को ही हम क्या बोलते हैं, राउल्ट का नियम। ठीक है, इतना आपको लिख के आना, उसके नीचे ये लिखना है। ठीक है, समझ आना। अब ये राउल्ट का नियम जो है बिल्कुल हेनरी से मैच करता है, लेकिन हेनरी के नियम में यहाँ पे वाष्प दाब है और वहाँ पे क्या था, केवल आंशिक दाब था, गैस का आंशिक दाब था। ठीक है, क्लियर? समझ पा रहे हो कि नहीं? यहाँ पे ये द्रव का विलयन द्रव प्लस द्रव है, यहाँ वाष्प दाब की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? वहाँ नियतांक जो आता था वो KH आता था, और यहाँ नियतांक अलग अलग आता है, P1 नॉट और P2 नॉट। क्लियर? हाँ, KH वहाँ पे आता था। ठीक, इतनी बात आप नोट कर लो। तो राउल्ट के नियम में थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसमें ग्राफ जो है वो कैसा बनता है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये देखो एक एक्स अक्ष इस तरीके से और ये इस तरीके से खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे क्या बच्चों कि ये जो है ये मान लेते हैं ये x1 है। ठीक है, x1 क्या था, वाष्प
ये x1 क्या था आपका, तो मोल अंश था कि नहीं। तो यहाँ x1 बराबर हमने मान लिया 0, कितना मान लिया, और x2 बराबर हमने यहाँ पे मान लिया है 1, ठीक है। इधर देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे हम क्या मानते हैं, तो इधर हम x1 बराबर मान लेते हैं 1, ठीक है, x1 बराबर 1 और x2 बराबर 0। इतना क्लियर। अब देखो यहाँ पे आप समझिए क्या कि इस बिंदु पे, यहाँ पे समझना, इस पॉइंट पे जो ये वाला पॉइंट है मूल बिंदु, इस पॉइंट पे आप देखोगे क्या x1 बराबर 0 है, मतलब x1 के जो पहला विलयन था आपका उसके मोल कितने हैं, 0। केवल किसके मोल हैं, दूसरे वाले विलयन, यही तो बात बताई गई है। यानी पहले वाले विलयन के मोल 0 हैं और दूसरे वाले के 1 है, मतलब अधिकतम है। बात समझना, यानी x1 देखो इधर, x1 प्लस x2 बराबर जो होता है वो सदैव 1 के बराबर होता है, इतना समझना। मतलब ये क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये x1 का मोल प्रभाज है और x2 का मोल प्रभाज है, जब इनको आप जोड़ोगे तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो देखो यहाँ पे जोड़ोगे x1 प्लस x2 तो 1 आएगा कि नहीं, यहाँ भी जोड़ोगे x1 प्लस x2 तो 1 आएगा कि नहीं। यहाँ पे देख क्या रहा है, x1 का मोल 0 है, मतलब विलयन में x1 की मात्रा ही नहीं, और जबकि x2 की मात्रा अधिकतम है। तो जब x2 की मात्रा अधिकतम है, यहाँ पे ध्यान समझना, यहाँ पे x2 की अधिकतम मात्रा है तो दाब किसका होगा, x2 का ही तो होगा। तो यहाँ पे अधिकतम दाब, वाष्प दाब जो होगा वो x2 का होगा, और x2 का वाष्प दाब हमने बच्चों क्या लिया अधिकतम, P2 नॉट, तो ये आ जाएगा P2 नॉट। क्लियर, बात नहीं समझ पाए, फिर से समझो क्या बताया कि यहाँ पे देखो x1 है 0, x2 है 1, मतलब जो विलयन है उसमें x1 0 है, मतलब पहला वाला जो विलयन पदार्थ घोला है वो है ही नहीं, बस दूसरा वाला है। जब दूसरा वाला है तो दाब कौन लगाएगा, केवल दूसरा वाला, और दूसरे वाले का दाब कितना अधिकतम होता है, P2 नॉट, यही तो बताया था वाष्प दाब। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या स्थिति है बच्चों, तो यहाँ देखोगे x1 जो है 1 है और x2 जो है वो 0 है, x1 1 है और x2 जो है वो 0 है। तो इसका मतलब क्या समझोगे कि जो दूसरा वाला द्रव है इसमें आ ही रही, बस पहला वाला द्रव है। जब पहला वाला द्रव है तो दाब कौन लगाएगा, केवल पहला वाला द्रव। तो पहले वाले का अधिकतम दाब कितना था, P1 नॉट, तो यहाँ पे अधिकतम दाब हमने ले लिया P1। क्लियर। अच्छा, एक चीज़ समझो आप यहाँ पे बच्चों, जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे, ध्यान से देखना, जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे तो x1 बढ़ता जा रहा है और अधिकतम 1 हो जाएगा, लेकिन x2 घटता जा रहा है कि नहीं, x1 बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे, यानी अगर हम ग्राफ ऐसे चलाएंगे इस तरीके से, ऐसे अगर ग्राफ चलाएंगे तो क्या है बच्चों, आप देख रहे हो पहले x1 0 था, लेकिन जैसे जैसे इधर बढ़ता जा रहा है x1 का अधिकतम मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्लियर। अब लेकिन यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे x1 तो अधिकतम हमें मिल गया है, उसका दाब अधिकतम मिल गया है, लेकिन x2 0 हो गया है। लेकिन अगर x2 को जैसे जैसे हम इधर चलाएंगे तो क्या होगा, x2 बढ़ता जाएगा कि नहीं। क्लियर। तो बिल्कुल जैसे जैसे हम इसको इधर चलाएंगे तो x2 जो है बढ़ता, क्लियर। तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। और यहाँ से आप देख क्या सकते हो, यहाँ पे आप देख रहे हो इस वाले ग्राफ में, पहले वाले ग्राफ में क्या देख रहे हो बच्चों कि जो वाष्प दाब है P1 नॉट, या P1 मान सकते हैं, P1 नॉट जो है प्रोपोर्शनल किसके है, x1 के, यानी x1 बढ़ता जा रहा है, तभी तो P1 नॉट बढ़ेगा और अधिकतम P1 नॉट हो जाएगा। इधर देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो इसमें देख क्या रहे हो, इसमें बच्चों क्या देख रहे हो आप कि यहाँ पे जो इसका वाष्प दाब कितना था, P2 था ना, तो इसका P2 जो है होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, x2 के। क्लियर, बात समझ पाए। अच्छा, और इन दोनों को अगर हम ऐसे मिला देते हैं, तो ये हो जाएगा P1 प्लस P2, ठीक है। क्लियर। बस ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ आपका राउल्ट के नियम के तहत आपको बनाना है। समझ में आया होगा कि नहीं, फिर से समझाएं, ठीक है। तो बस आपको देखना क्या है, यहाँ x1 बराबर 0 है और x2 बराबर 1 है, और यहाँ x1 बराबर 1 है और x2 बराबर 0 है। यहाँ पे देखो x1 बराबर 0 तो x2 का अधिकतम मान लेना है, और यहाँ देखो x1 बराबर 1 है तो x1 का अधिकतम मान लेना है दाब का, ठीक है। अब बस ऐसे मिला देना है, इधर ये लिख देना है। आपको समझ में आया कि नहीं, ऊपर मिला देंगे तो वो लिख सकते हैं ऊपर वाला ये वाला, हाँ, यही फिर आपका राउल्ट का जो है ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। बात समझ पाए, नोट कर लो।